हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम एनएमआर का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, पोजीशन ऑफ सिग्नल्स। शील्डिंग और डीशील्डिंग हमारी कैसे होती है। पोजीशन ऑफ सिग्नल्स। पोजीशन ऑफ सिग्नल्स हमें प्रोटॉन के नेचर के बारे में बताती है कि प्रोटॉन हमारा किस तरह का है। वो एरोमेटिक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, विनाइलिक है या बेंजाइलिक है। किस तरह का प्रोटॉन है ये बताता है हमें पोजीशन ऑफ सिग्नल्स। जैसे कि एक एग्जांपल है CH3 CH2 Cl। अब ये दोनों हमारे हाइड्रोजन जो एक जैसे एनवायरनमेंट में है और ये CH3 जो है हमारे एक जैसे एनवायरनमेंट में है। तो इन तीनों प्रोटॉन्स को तो हमने कहा शील्डेड प्रोटॉन्स, इन दोनों प्रोटॉन्स को हमने कहा डीशील्डेड प्रोटॉन्स। अब ये शील्डिंग और डीशील्डिंग होती क्या है। जब हम एक मॉलिक्यूल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे सर्कुलेट होंगे और एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे जिसे हमने कहा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन जो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से ओपोजिट होता है। अब ये शील्डिंग और डीशील्डिंग होती कैसे है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी न्यूक्लियस के चारों तरफ, उतना ही ज़्यादा हमारा जो है हायर द ओपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड टू बी नोट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा जितनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही शील्डिंग ज़्यादा होगी, और जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे एटम के चारों तरफ होंगे कम होंगे उतनी ही हमारी डीशील्डिंग होगी। तो ये शील्डिंग डीशील्डिंग होती कैसे है ये हम जो है इस एग्जाम्पल की हेल्प से स्टडी करेंगे। ये हमारा जो है एक प्रोटॉन है जो हमारा एक टाइनी बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। अब इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने हैं जिसे हमने कहा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ये है, हमारा ये साउथ टू नॉर्थ, ये हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब ये हमारे टीनी बार मैग्नेट है जो चारों तरफ से जो है हमारा इसमें जो है हमारा प्रोटॉन है वो चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने हैं। तो ये इसका डायरेक्शन हमारे इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट है। अब चूंकि ये जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने प्रोटॉन्स को चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो जो ये बाहर का जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्रोटॉन तक नहीं पहुंचने दे रहे। इन इलेक्ट्रॉन्स ने उसे बार मैग्नेट को जो है उसे हम कहते हैं प्रोटॉन्स को हमारे चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसे शील्ड किया हुआ है। शील्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, इसलिए हमने नाम दिया शील्डेड प्रोटॉन्स। तो उस प्रोटॉन्स को इन इलेक्ट्रॉन्स ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है उसका इन्फ्लुएंस ये इलेक्ट्रॉन इन प्रोटॉन्स तक नहीं पहुंचने दे रहे। तो ये जो प्रोटॉन है, ये जो हमारा ये प्रोटॉन है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। ये जो टिनी बार मैग्नेट है ये, अब यदि हमें अब इसके ऊपर रेडियो फ्रीक्वेंसी हम डालेंगे तो जो इसकी स्पिन चेंज होगी, मीन्स अल्फा से बीटा में जाएगा। तो अब ये टीनी बार मैग्नेट जो है हमारी इस मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग तो अलाइन है नहीं, जैसी उसकी पोजीशन थी ऐसी ही है। अब इसे स्पिन चेंज करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा इसका जो बाहर का जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पर कोई असर नहीं डाल पा रहा। क्यों? चूँकि इलेक्ट्रॉन्स ने इसे चारों तरफ से शील्ड किया हुआ है। तो अब जब हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस डालेंगे तो इन्हें हमारा जो है, चूंकि ये बाहर से जो है फील्ड हम लगा रहे हैं वो कम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, तो कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इस इलेक्ट्रॉन को फ्लिप करने के लिए। फ्लिप करने के लिए मीन्स अल्फा से बीटा में जाने के लिए उसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जैसे हम यहाँ देखें तो यहाँ हमें सिर्फ ये केवल इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल करना है और ये मैग्नेट जो है हमारी जो है इसकी स्पिन चेंज हो जाएगी, हमारी जो है अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में आ जाएगी। तो कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हम इस जो है इस इलेक्ट्रॉन को हमारा फ्लिप करने के लिए। तो अब हम हमारे पिछले एग्जाम उसमें आते हैं, जो हम एग्जाम्पल हम स्टडी कर रहे थे। हमने ये कहा था ये तीनों प्रोटॉन्स शील्डेड हैं। अब क्यों शील्डेड हैं ये, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मात्रा में क्यों हैं? क्योंकि इसमें हमारा ये जो Cl ग्रुप लगा हुआ है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने का मतलब क्या है कि ये शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस CH2 के इस वाले जो कार्बन के पास जो हमारे ये
जो CH2 ग्रुप के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें ये Cl अपनी तरफ खींच लेगा, लेकिन इस CH3 के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा। क्यों? क्योंकि बीच में CH2 ग्रुप आ गया। तो इस CH3 के पास हमारे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो अब इलेक्ट्रॉन की हमारी मात्रा इनके पास ज़्यादा है, यहाँ कम है, चूंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स को Cl ने अपनी तरफ खींच लिया। अब हम अपने इस वाले एग्जाम्पल उस पर आते हैं, केस पे। तो यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन्स की चूंकि मात्रा ज़्यादा है तो उन्होंने प्रोटॉन्स को चारों तरफ से शील्ड किया हुआ है। अब उसे चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लिया तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड उसे अफेक्ट नहीं कर पा रहा, तो वो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो रहा। अब हमने उसके ऊपर रेडियो फ्रीक्वेंसी डाली तो वो जो है उसकी स्पिन चेंज हो जाएगी। अब वो स्पिन आसानी से चेंज हो जाएगी क्योंकि उसे केवल इतना सा डिस्टेंस हम केवल ट्रेवल करना है उसे फ्लिपिंग के लिए। तो हमारा डीशिल्डिंग क्या हो गई? हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस द हायर द अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी हमारी तो उतना ही जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा क्रिएट करेंगे और उतना ही हमारी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी, उतना ही वो प्रोटॉन को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लेंगे। अब बिकॉज द प्रोटॉन एक्सपीरियंसेस लोअर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब प्रोटॉन के पास जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं पहुंच पा रहा, तो उसे कम फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है रेजोनेंस अचीव करने के लिए। रेजोनेंस अचीव करने के लिए मीन्स अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में जाने के लिए उसे लोअर फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है। लोअर फ्रीक्वेंसी कह लें या लोअर एनर्जी कह लें, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसे कम एनर्जी की ज़रूरत है रेजोनेंस अचीव करने के लिए। तो जो केमिकल शिफ्ट है उसकी केमिकल शिफ्ट्स अपफील्ड, वो हमारी अपफील्ड मतलब जो है अपफील्ड शिफ्ट हो जाएगी, मीन्स लोअर पीपीएम की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये अपफील्ड डिफील्ड जो है हमारे अपफील्ड डाउनफील्ड क्या है ये हम केमिकल शिफ्ट वाले में नेक्स्ट में देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ ये समझेंगे कि हमारी शील्डिंग और डीशील्डिंग क्या है। तो ये थी हमारी शील्डिंग। अब हम आते हैं डीशील्डिंग पे। तो डीशील्डिंग समझने के लिए पहले हमें इसका ये केस समझना पड़ेगा। ये हमारा जो टीनी बार मैग्नेट है और इसके अब यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो Cl ने सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए थे। अब जो इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है तो वो अपना इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पा रहे, तो ये टीनी बार मैग्नेट जो है इस बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, अपने आप को अलाइन कर लेगी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वो क्या है उस मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ही एडजस्ट हो जाएगी। अब यदि हम इसके ऊपर रेडियो फ्रीक्वेंसी डालें तो इसे जो है फ्लिप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इसे 180 डिग्री घूमना है फ्लिपिंग के लिए, तो इसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है फ्लिप करने के लिए जो है। तो इसलिए हमारे जो डीशील्डेड प्रोटॉन है उन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फ्लिपिंग के लिए। तो इफ़ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस डिक्रीज, यदि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, द ओपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड बिकम स्मॉल। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन कम है तो अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगा। देयरफॉर द न्यूक्लियस फील मोर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब न्यूक्लियस जो है वो बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा फेस करेगा एंड देयरफॉर इट इज शेड टू बी डीशील्डेड। अब चूंकि बाहर की शील्ड उसके पास नहीं है इसलिए हमने कहा डीशील्डेड। बिकॉज द प्रोटॉन एक्सपीरियंसेस हायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब जो प्रोटॉन है वो बाहर का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उन्हें हायर फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, हायर एनर्जी की ज़रूरत है रेजोनेंस अचीव करने के लिए। और इसलिए हमने कहा कि जो केमिकल शिफ्ट है हमारी वो शिफ्ट्स डाउनफील्ड की तरफ शिफ्ट हो जाती है, मीन्स हायर पीपीएम की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अब ये हायर लोअर पीपीएम हमारे है क्या, ये हमारा इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये एक हमारा आइसोलेटेड प्रोटॉन था, अब इसे हमने जो है मैग्नेट ये इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्कुलेट हो रहे हैं हमारे, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वो न्यूक्लियस को चारों तरफ से शील्ड कर लेंगे, वो हमारे शील्डिंग कॉज करेंगे। अब ये वो है जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा शील्डिंग वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है तो वो न्यूक्लियस को ये कह लें या प्रोटॉन को कह लें चारों तरफ से शील्ड कर लेंगे। इसमें क्या है, ये हमारा आइसोलेटेड प्रोटॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की शील्ड नहीं है, तो ये न्यूक्लियस हमारा डीशील्डेड है। अब ये जो हमने अभी पढ़ा अपफील्ड डाउनफील्ड, ये क्या है हमारा, हमने भी पढ़ा कि शील्डिंग जो होती है वो एब्जॉर्प्शन को अपफील्ड शिफ्ट करती है। अपफील्ड क्या है, अभी अपफील्ड या डाउनफील्ड कितना जाएगा ये हम टीएमएस से देखेंगे। टेट्रा मिथाइल सिलेन एक रेफरेंस लेते हैं हम, जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है हाइड्रोजन को
रेफरेंस लेते हैं। क्यों रेफरेंस लेते हैं? क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़ीरो होता है। इसी तरह से किसी का भी हम जो है उसकी जो है हमें उसकी शील्डिंग हो रही है, उसके अंदर डी शील्डिंग हो रही है, मतलब उसकी एब्जॉर्प्शन पोजीशन पता करने के लिए हम टीएमएस का एक स्टैंडर्ड लेते हैं, जिसके टीएमएस की जो हमारी जो वैल्यू होती है ये ज़ीरो होती है। अब यदि मॉलिक्यूल हम जो हमारा प्रोटॉन है वो शील्डेड प्रोटॉन है तो सिग्नल अपफील्ड शिफ्ट हो जाएंगे, मीन्स टीएमएस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो मीन्स क्या है? लोअर पीपीएम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये 0 1 2 3 10 तक है। यदि शील्डिंग होगी तो हमारा क्या है? प्रोटॉन जो है हमारे अपफील्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और यदि डी शील्डिंग होगी तो प्रोटॉन्स जो है हमारे डाउनफील्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब शील्डिंग के केस में हमारी जो इसकी डेल्टा की वैल्यू होती है वो हमारी कम होती है, डी शील्डिंग के केस में इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है हमारी। अब ये क्यों ज़्यादा होती है, क्यों कम होती है, ये हमने अभी स्टडी किया। चूंकि शील्डिंग में वो इलेक्ट्रॉन्स उसे चारों तरफ से शील्ड कर रहे हैं, तो शील्ड करने की वजह से बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो जो है वो बाहर के जो है मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं है। तो उन्हें जो है जैसे हम उनके पर रेडियो फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो उनके स्पिन चेंज करने के लिए हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एज कम्पेयर टू डी शील्डेड प्रोटॉन्स। अब जैसे हमारे ये दो एग्जाम्पल हैं, इसमें हमारे एक ये CH3 ये CH3 ये दोनों हमारी एक जैसे ही एनवायरनमेंट में हैं। और ये जो प्रोटॉन है इनका एनवायरनमेंट अलग है। ये हमारा क्यों अलग है? क्योंकि ये हमारा क्या है, ये प्रोटॉन Br से डायरेक्टली अटैच्ड है और ये वाले हमारे डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। अब ये वाला जो हमारा प्रोटॉन है ये किस रीजन में आ जाएगा? डी शील्डिंग में। क्यों? चूंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है कार्बन के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो जाएगी। इस वाले प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा हमारी कम हो जाएगी, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? डी शील्डेड हो जाएंगे। तो डी शील्डेड हो जाएगा तो बाहर का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा, तो हमारी जो है उसकी वैल्यू जो है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ जा रही है 4.21। अब ये जो दोनों हैं ये हमारे शील्डेड प्रोटॉन है हमारी, इनके अंदर इन्हें रेजोनेंस अचीव करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इनकी जो हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो कम है। इसी तरह से हम ये वाला एग्जाम्पल लें तो इसमें चूंकि जैसे जैसे ब्रोमीन से जो है मिथाइल ग्रुप का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से हमारी जो है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है घटती जा रही है। जैसे ये हमारा एक एग्जाम्पल है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच ऑफ द प्रोटॉन्स हैज़ द ग्रेटर केमिकल शिफ्ट। किसकी हमारी केमिकल शिफ्ट ज़्यादा होगी? एक प्रोटॉन हमारा ये है, एक प्रोटॉन ये है। अब ये जो प्रोटॉन अटैच है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन जो है जो दो इस तरह के हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये क्या है? बहुत ज़्यादा डी शील्डिंग क्रिएट करेंगे। अब बहुत ज़्यादा डी शील्डिंग होगी तो हमारा प्रोटॉन क्या है? डाउनफील्ड की तरफ शिफ्ट होंगे। डाउनफील्ड का मतलब जो है डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हमारी किस में होगी? इसमें होगी, क्योंकि इसके पास हमारे दो Br ग्रुप हैं। अब इसी तरह से इसमें देखें, ये एक CH2 ये हम इसकी बात कर रहे हैं, एक इसकी बात कर रहे हैं। अब इस वाले में जो है हमारा ये जो हमारा एक तरफ हमारा इसके CH2 है, एक तरफ हमारा CH3 है। तो किसके पास हमारी जो है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी? तो जहाँ हमारी डी शील्डिंग ज़्यादा है वहीं पे हमारी, जहाँ डी शील्डिंग ज़्यादा होगी वहीं हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब जो है इसी तरह से हम इस वाले को देखें तो इसमें भी हमारा 3 हाइड्रोजन ये हैं, 2 हाइड्रोजन ये हैं। तो इसमें भी हमारा फर्दर आगे इधर कुछ नहीं है, इधर फर्दर हमारा जो है ग्रुप जो है आगे CH2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो कहने की बात यह है कि जहाँ हमारा जो प्रोटॉन डी शील्डेड रीजन में है हमारा, उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी। अब केमिकल शिफ्ट क्या है? The difference in the absorption position of proton with respect to TMS is called chemical shift. जो डिफरेंस है एब्जॉर्प्शन पोजीशन में TMS के रेस्पेक्ट में, मतलब वो हमारा अप फील्ड जा रहा है या डाउन फील्ड जा रहा है या शील्डिंग हो रही है या डी शील्डिंग हो रही है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं और ppm में एक्सप्रेस करते हैं। निकालने का फॉर्मूला है ऑब्जर्व्ड शिफ्ट फ्रॉम TMS से कितना डेविएशन है इंटू 10⁻⁶ अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। इस स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी क्या है? अब केमिकल शिफ्ट में ऑल्सो भी एक्सप्रेस इन टॉर स्केल में भी हम इसे मेजर कर लेते हैं। तो टॉर का डेल्टा से रिलेशन क्या है? टॉर इज इक्वल टू 10 - k डेल्टा।
ये हमारा क्वेश्चन है। A compound shows a proton NMR peak at 240 Hz downfield from the TMS peak in a spectrometer operating at 60 MHz. What are the values of chemical shift delta और torr in ppm relative to TMS? हमें chemical shift निकालनी है डेल्टा में भी और टॉक में भी। अब हमारा जो केमिकल शिफ्ट निकालने का फॉर्मूला है वो है ऑब्जर्व शिफ्ट फ्रॉम TMS इंटू 10⁻⁶, ये पॉजिटिव है हमारा, अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये हम डेल्टा निकालेंगे कैसे, ये हमें दे रखी है। अ कंपाउंड शोज अ प्रोटोन NMR पीक एट 240 हर्ट्ज डाउनफील्ड फ्रॉम द TMS से इतना डेविएशन है, तो 240 इंटू 10⁶ अपॉन जो है हमारा ये 60, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो रहा है, ये जो है 10⁶ मिसप्रिंट है हमारा, ये 10⁻⁴ यहाँ है हमारा, तो अपॉन 60। तो हम लेंगे क्या, 240 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 60। तो हमारी ये हमने इसे जो है इसे यहाँ ये 6 क्यों, ये 6 हमने यहाँ क्यों लिया, ये हमारा फॉर्मूले वाला 6 नहीं है, ये तो हमारा फॉर्मूले वाला 6 है। जो हम फॉर्मूला लेंगे ऑब्जर्व शिफ्ट फ्रॉम TMS इंटू 10⁻⁶, ये पॉजिटिव है, अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। अब हमने इसे लिया 240 इंटू 10⁻⁶, ये तो हमारा फॉर्मूले वाला 6 है, ये प्लस है यहाँ पे। अब जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 60 मेगाहर्ट्ज़ है। अब ये हमने 10⁻⁶ हमने ये क्यों लगाया, ये हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये हमारा मेगाहर्ट्ज़ में है और ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ में है, तो इसे मेगाहर्ट्ज़ को हर्ट्ज़ में करने के लिए हमने ये लगाया 60 इंटू 10⁻⁶। ये 10⁻⁶ जो है ये फॉर्मूले का नहीं है, ये हमने मेगाहर्ट्ज़ को हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करने के लिए लगाया। तो जो डेल्टा की वैल्यू निकल के आई है वो है 4 ppm। अब यदि हम इसे टॉर्क में निकालें तो 10 माइनस डेल्टा, तो 10 - 4 = 6 ppm। 6, तो यदि हम डेल्टा वाले स्केल में देखें तो 4 ppm है और टॉर वाले स्केल में देखें तो 6 ppm की हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।